Assalamualaikum everyone. Today we will discuss about convulsion. ठीक है, convulsions. अच्छा, टॉप चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? द चैप्टर नेम इज डिजीजेस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ऑलरेडी इसमें हम लोग मेनिंजाइटिस कर चुके हैं एंड टुडेस टॉपिक इज अबाउट कन्वर्जेंस. ठीक है, कन्वर्जन किसे कहते हैं? कन्वर्जेंस बेसिकली सबको पता है एपिलिप्सी के जो इट इज बेसिकली ए सिम्टम ऑफ एपिलिप्सी. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमें एपिलिप्सी किसे कहते हैं? मिर्गी. ठीक है, फिट्स. अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंस हमेशा एपिलिप्सी की वजह से हो. कोई ड्रग, कोई ऐसी ड्रग जो ब्रेन पर इफेक्ट कर ले, कोई हेड इंजरी, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से ये कन्वर्जन स्टार्ट हो सकते हैं. ठीक है, यूजुअली तो हम देखते हैं ना कि ये जो कन्वर्जन होते हैं ये बेसिकली एपिलिप्सी का एक सिम्टम है. ठीक है, कि एपिलिप्सी किसी को हो तो उसको कन्वर्जन आते हैं, उसको जर्क्स आते हैं, सीजर्स आते हैं. ठीक है, लेकिन कन्वर्जेंस की हमेशा रीजन एपिलिप्सी नहीं हो सकती, और भी रीजन हो सकती है जो अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Okay, so a little bit about its introduction. Convulsion is a neurological disorder. ठीक है, brain disorder है. A physical condition which causes sudden bursts of hyperactivity in brain. ठीक है, क्या होता है इसमें? आपके ब्रेन की नॉर्मल एक्टिविटी होती है. लेट सपोज आप मसल मूवमेंट, स्केलेटल मसल्स आपके मूव करते हैं ना, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका ब्रेन. ठीक है, आपके स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा है. अब अगर इसमें हाइपर एक्टिविटी हो जाए, हाइपर एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? हाइपर एक्टिविटी का मतलब ये है कि ब्रेन जो सिग्नल दे रहा है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहा है मसल्स को, ठीक है, स्केलेटल मसल्स को पार्टिकुलरली, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो बहुत उसका ये लेके क्या लिखा है? बर्स्ट. वो बहुत ज्यादा जो है वो रिलीज होने लगा, मतलब वो बहुत ज्यादा जो है मसल्स को, ब्रेन जो है वो जो है मैसेज, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करता है. उसकी वजह से क्या होगा? जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, मतलब वो ज्यादा हो जाती है. तो जो नॉर्मल मूवमेंट होती है मसल्स की वो ज्यादा हो जाती है, उसको हम हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन कहते हैं. ठीक है, कि ब्रेन जो है वो बहुत जल्दी क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सेंड करता है मसल्स को, और मसल्स उसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते हैं, और इतने ज्यादा हो जाते हैं कि जिसकी वजह से जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, आसान सी बात है. आप जो है कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई मशीन है, आप उसकी जितनी स्पीड बढ़ाएंगे उतना ज्यादा वो तेज होगी ना. तो आप समझ ले कि आप ब्रेन से उसको, मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और ब्रेन अचानक से स्पीड बढ़ा देता है, एक बर्स्ट हो जाता है. बर्स्ट मतलब कि बहुत ज्यादा तेजी से भेजता है सिग्नल. ठीक है, और इतने ज्यादा तेजी से सिग्नल भेजता है, इतनी जल्दी मतलब इतनी जल्दी और इतने वो करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करता है कि मसल्स की जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कन्वर्जन झटके से स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, और जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. सो इसको हम हाइपर एक्टिविटी कहते हैं. ठीक है, हाइपर मीन ज्यादा. अच्छा, दिस हाइपर एक्टिविटी प्रोड्यूसेस सीजर. वो मैंने बता दिया कि उससे क्या होगा कि जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगी, झटके से स्टार्ट हो जाते हैं, विच वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन फ्रीक्वेंसी एंड फॉर्म. अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक बंदे में एक जैसे होगा. अभी हम इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे. किसी में वो एक तरह की, तुम लोगों ने देखा होगा, जिस बंदे को एपिलेप्सी का अटैक आ जाए ना, तो कोई तो बहुत ज्यादा हाथ पांव को बार जर्की मूवमेंट दे रहा होता है. कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आर्क शेप, टेढ़े से हो जाते हैं, ऐसे करके. अभी वो मैं पिक्चर भी दिखाऊंगी इसकी. ठीक है, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, और वो और कोई मूवमेंट नहीं करते. वो सिर्फ ये एक्सट्रीम लेवल की मसल कॉन्ट्रैक्शन है. इतनी ज्यादा मसल कि वो मसल इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो बंदा बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है, उसकी कमर ऐसी टेढ़ी हो जाती है. ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो कंटिन्यूसली, उनमें कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती, बल्कि वो कंटिन्यूसली हाथ पांव, उनके लिप्स बार बंद और ओपन हो रहे होते हैं. ठीक है, उनके जो है वो हाथों को जो है वो बार बंद खोल रहे होते हैं. तो ये हर एक बंदे की डिफरेंट सिम्टम्स इसकी भी होती है. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बताया कि ये डिफरेंट, वेरी मतलब डिफरेंट, एक बंदे से दूसरे बंदे में मुख्तलिफ होती है. ये इसकी डेफिनेशन हो गई. A sudden, violent, irregular movement of the body caused by massive electrical discharge in a group of nerve cells in the brain leads to changes in the mental activity and behavior. सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ.
कि एक अचानक से बहुत ज्यादा तेज वायलेंट किस्म का, ठीक है, इरेगुलर मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी मतलब सारे आपके हाथ पांव मतलब स्केलेटल मसल्स जो आपके हैं उनकी, ठीक है, ऑफ द बॉडी कॉज्ड बाय मैसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन द ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स, ठीक है, वो ब्रेन उन जगहों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड कर देते हैं जो उन मसल्स की तरफ गए होते हैं, ठीक है, इन द ब्रेन लीड्स टू चेंजेस इन द मेंटल एक्टिविटीज एंड बिहेवियर, ठीक है, उसके बिहेवियर में, उसकी मेंटल एक्टिविटी में, उसकी सारी मूवमेंट सब कुछ जो है वो उसमें चेंज आ जाता है, अल्ट्रेशन आ जाती है। सो ये सारा कुछ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, इसको आप एज ए डेफिनेशन कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो ये इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। इसको बेसिकली हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, जनरलाइज्ड एंड पार्शल। पार्शल किसे कहते हैं? वैसे तो पार्शल हाफ को कहते हैं, मतलब आधा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जनरलाइज्ड में जो है वो ब्रेन के पूरे मतलब जगह जगह पर जो है वो क्या हो जाता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे ब्रेन के बोथ हेमिस्फीयर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, बोथ हेमिस्फीयर्स यहाँ भी इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जनरलाइजेशन में पूरे ब्रेन में जो है वो ये कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, लेकिन जो पार्शल है उसमें हर जगह नहीं, कुछ हिस्से में, फॉर एग्जांपल अगर बोथ हेमिस्फीयर्स भी तो उसके कुछ हिस्सों में जो है ये एबनॉर्मेलिटी आएगी, पूरे ब्रेन में नहीं आएगी, ठीक है। इसको फर्दर दो में डिवाइड किया हुआ है, ग्रेन मॉल या टॉनिक क्लॉनिक, जो अभी मैंने बताया भी, इसको भी डिस्कस करते हैं। ये पेटेंट मॉल है, ई नहीं है इसमें, पेटेंट मॉल, ठीक है, या एब्सेंस एपिलेप्सी भी इसको कहते हैं, ठीक है। और जो पार्शल है उसको या तो सिंपल या कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये खैर ना भी लिखे तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये इसके दूसरे नाम है, आप याद कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते तो इट्स ओके, सिर्फ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दूसरा नाम इसका फोकल मोटर, इसको साइकोमोटर। अच्छा, अब इसको फर्दर डिटेल से देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ओके, सो जो फर्स्ट वन है, ठीक है, फर्स्ट वन इज जनरलाइज सीजर, ठीक है, जो मैंने बताया दो है ना, जनरलाइज और पार्शियल। जनरलाइज को फिर टॉनिक क्लॉनिक और जो दूसरा एब्सेंस, इन दो में डिवाइड किया हुआ है, और जो पार्शियल है उसको सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो पहले हम जनरलाइज स्टार्ट करते हैं, और इसमें जो फर्स्ट सब टाइप है वो है टॉनिक क्लॉनिक, ठीक है, जिसको मैंने बताया ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी भी इसको कहते हैं। दिस सीजर यूजुअली लास्ट अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मिनट। यहाँ इसको एक्सप्लेन तो नहीं किया हुआ, लेकिन आप इस पिक्चर को देखिए, इससे आपको खुद समझ आइए। अभी मैंने बताया ना कि इसमें बंदे की जो बॉडी है वो ऐसे आर्क शेप बन जाती है, ऐसे, ये देखिए, इसको सही दिखाया भी नहीं, बंदा बिल्कुल ऐसे हो जाता है, ऐसे टेढ़ा हो जाती है, ये बहुत खतरनाक किस्म की वो है। अक्सर मैंने बताया ना कि अक्सर आपने देखा होगा, जिस बंदे को सिवियर किस्म का अटैक आ जाए ना एपिलेप्सी का, उसमें बंदा बिल्कुल ऐसे हो जाता है। इसके हाथ देखें, फिस्ट, उसके इसने अपने हाथ को सही वो किया होता है, टाइट बंद किया होता है, ठीक है। कभी कभार इसके देखिए मुंह खुला हुआ है, कभी कभार ये बार बार मुंह को बंद और खोल रहा होता है। तो इसको क्लॉनिक कहते हैं, इसको सॉरी टॉनिक कहते हैं, इसको क्लॉनिक। फिर ये जब रिलैक्स थोड़ा हो जाता है ना तो इसको क्लॉनिक। तो ये कभी इस तरफ इस पोजीशन में होता है, कभी इस पोजीशन में होता है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, कभी ये इस पोजीशन में होगा, कभी ये इस पोजीशन में होगा। अच्छा, तो टॉनिक एंड क्लॉनिक, तो इससे आपको समझ आएगी, जो मैंने स्टार्ट में भी बताया कि इसमें बिल्कुल आर्क शेप, आर्क कहते हैं उसको, तिरछा, ठीक है, आर्क। तो आप इसमें यही लिख सकते हैं कि बॉडी जो है वो आर्क शेप बन जाती है, ठीक है। तो कभी ये इस फॉर्म में होती है, कभी ये इस फॉर्म में होती है, इसको टॉनिक कहते हैं, इसको क्लॉनिक कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मिनट्स तक जो है ये रहता है। तो ये फर्स्ट टाइप हो गई, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, जैसे सेकंड मतलब जनरलाइज्ड की सेकंड सब टाइप। जनरलाइज्ड हम पढ़ रहे हैं, जनरलाइज्ड में फर्स्ट वन जो है वो टॉनिक क्लॉनिक था, या पेटेंट मॉल, या वो था ग्रैंड मॉल था, और जो सेकंड है उसको या तो एब्सेंस सीजर कहते हैं या उसको पेटेंट मॉल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दिस सीजर एब्सेंस का मतलब क्या हुआ कि बंदा बिल्कुल जो है वो रहता है, वो बिल्कुल ऐसे होता है कि वो बैठा तो यहाँ पर है, लेकिन वो एब्सेंट माइंडेड, ठीक है, वो बार बार ऐसे बिहेवियर करता है कि मतलब नहीं लगता कि वो यहाँ मौजूद है, इसलिए उसको एब्सेंस सीजर का हुआ है, ठीक है। दिस सीजर यूजुअली कॉजेज ए फ्यू लैप्स ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, इसमें बंदा कुछ टाइम तक, कुछ जो है वो टाइम तक वो आ जाता है, उसमें अवेयर हो जाता है, लेकिन मतलब कंटिन्यूस नहीं होता, वो ऐसे होता है कि वो, अच्छा मैं आपको इसकी एक बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ। ये ज्यादातर बच्चों को होता है, ये जो पेटेंट मॉल है ना या एब्सेंस, ये ज्यादातर बच्चों को होता है, और मैंने खुद ऐसे बच्चे देखे हैं ना। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ कि कैसे, मतलब रियल लाइफ इन सेंस कि जो मैंने खुद देखा है कैसे इसकी बच्चे की हालत होती है। अच्छा,
क्या होता है इसमें, ये इतना दूसरे की तरह इतना ज्यादा सेवियर नहीं है जिसमें वो बिल्कुल ही बंदा आर्क शेप बन जाता है, लेकिन इसमें होता क्या, एक बच्चा अचानक से क्या कर देता है, बार बार जो है वो अपने आई जो आई वो क्या कहते हैं आई बॉल है वो रोल करता रहता है, मतलब इधर उधर देखता रहता है, ठीक है, या तो वो आईलिड्स को बार बार जो है वो मूवमेंट दे रहा होता है, या वो बिल्कुल ब्लैंक अपनी आंखों को सिरे से वो ही नहीं करता, मूवमेंट ही नहीं देता और एक सिम में देख रहा होता है, ठीक है, एक सिम में देख रहा होता है और ये कुछ टाइम के लिए होता है, इतने ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों में जो मैंने देखा है वो तो कुछ टाइम के लिए था, ठीक है, लेकिन वो उसको वही अटैक बार बार आता है, मतलब वो अटैक थोड़े टाइम के लिए होता है लेकिन वो बार बार दिन में आ सकता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता, बस वो ऐसा होता है कि जैसे वो एब्सेंट माइंडेड हो गया, जैसे वो यहाँ मौजूद ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या लिखा है, दिस इज यूजुअली कॉजेज फ्यू लैप्स ऑफ इवेंट मे बी अकम्पनीड बाय आईलिड्स और आई रोलिंग बैक इनटू द हेड, ठीक है, बिल्कुल अपने आईज को बार बार रोल कर रहा होता है, आईलिड्स को मूवमेंट दे रहा होता है, may look like daydreaming और staring off into space, ऐसे लगता है कि जैसे वो खला में घूर रहा है, ठीक है, वैसे जैसे किसी चीज को घूर रहा है, मैंने बताया ना, ऐसे लगता है एक तरफ वो एक सिम में देख रहा होता है, और डे ड्रीमिंग मतलब कि वो जागते हुए भी सो रहा है और यहाँ मौजूद ही नहीं है, ठीक है, तो ये मैंने बच्चा खुद देखा हुआ है और मतलब लगता ही नहीं है कि वो यहाँ है, वो कहीं और देख रहा होता है और पता नहीं कोई अजीब सा बिहेवियर हो जाता है, दिस सीजन कैन अकर 50 to 100 टाइम्स अ डे, मैंने बताया ना थोड़े टाइम के लिए होता है, सेकंड्स के लिए भी इवन होता है, लेकिन बार बार होता रहता है, ठीक है, और ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ओके, सो नेक्स्ट जो है दैट इज पार्शियल सीजर, ठीक है, अच्छा मैंने बताया कि हमने पहला जनरलाइज पढ़ा, ठीक है, और ये दूसरा जो है ये पार्शियल, दोबारा मैं क्लासिफिकेशन बता दूं, पहला जनरलाइज की फर्दर सब टू टाइप्स थी, जनरलाइज में था एक ग्रैंड मॉल और एक पिटेड मॉल, ग्रैंड मॉल को टॉनिक क्लॉनिक भी कहते हैं, पिटेड मॉल को एब्सेंट सीजर भी कहते हैं, अब ये दूसरी मेन टाइप है, अब इसमें भी फर्दर सब टाइप देखेंगे, पार्शियल सीजर, ठीक है, ए सिंपल पार्शियल जनरली डजंट इम्पेयर कॉन्शियसनेस, अब क्या होता है कि इसमें भी फर्दर दो है, एक है सिंपल, मैंने बताया था ना फर्स्ट स्लाइड जो क्लासिफिकेशन की थी, एक सिंपल है एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सिंपल उसको कहते हैं जिसमें बंदा बेहोश नहीं होता, मतलब वो होश में होता है, कॉन्शियसनेस उसकी इम्पेयर नहीं होती, ठीक होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि सम अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ALOC मतलब अल्टर्ड कहते हैं चेंज को, ठीक है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सीजन, तो इसमें बंदा बेहोश भी हो सकता है, और अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब ये कि वो भी बिल्कुल जो है वो मतलब अपने सेंस में नहीं होता, ठीक है, सेंसेस में नहीं होता, बेहोश भी हो सकता है, बोथ में प्रोग्रेस इनटू जनरलाइज सीजर, दोनों जो है वो है तो पार्शियल लेकिन ये जनरलाइज में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर प्रॉपर ट्रीट ना करें, ठीक है, सो दिस वाज अबाउट पार्शियल सीजर। ओके, सो ये कुछ कॉमन कॉजेज, इटियोलॉजी हो गई कॉजेज ऑफ सीजर, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर में ये चीज हो सकती है किसी बंदे को, ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हाई ग्रेड फीवर हो और उसको अगर आप प्रॉपर ट्रीट ना करें तो उससे हो सकता है कोई ब्रेन इन्फेक्शन हो जैसे मेनिंजाइटिस वगैरह, ठीक है, पॉइजनिंग, कोई भी ऐसे ही आप पॉइजनिंग मतलब आप या तो कोई एक्सपायर्ड ड्रग हो या कोई भी ऐसा पॉइजन आप ले ले जो आपके ब्रेन में जाकर जो है वो इफेक्ट करे, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया दोनों आपकी ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, स्पेशली पार्टी ये कुछ हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, दोनों आपके, और हाइपरग्लाइसीमिया भी आपके ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, ज्यादा लेवल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लाइसीमिया तो पता है ना, कम वो कुछ हाइपोमीन कम लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड एंड हाइपर मीन ज्यादा लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, हेड इंजरी अगर कोई हो, ठीक है, और एपिलेप्सी, अभी मैंने बताया ना कि कन्वर्जन इज ए साइन ऑफ एपिलेप्सी, लेकिन इसकी वजह सिर्फ एपिलेप्सी नहीं हो सकती, ठीक है, ये सारे रीजंस भी इसके हो सकते हैं। अच्छा, सो ये तो आसान सी चीजें हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो अच्छा, मजीद जो इसकी टाइप्स है, हाइपोक्सिया, अगर आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया मीन लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, स्ट्रोक अगर हो, ठीक है, स्ट्रोक में भी दो हो सकते हैं, एक हेमरेजिक और एक जो है वो इस्केमिक, हेमरेजिक स्ट्रोक जो आपकी आर्टरी जो है वो रप्चर हो जाए, हेमरेज हो जाए जो ब्रेन की तरफ ब्लड निकल जा रही है, और जो इस्केमिक है उसमें जब वो ब्लॉक हो जाए, ये मैंने क्लासेस में कई दफा एक्सप्लेन किया है, बल्कि स्ट्रोक हमारा टॉपिक है भी, हम उसको आगे डिस्कस भी करेंगे, उसकी स्ट्रोक की वजह से हो सकती है, ठीक है, डिसरिथमियास कहते हैं एबनॉर्मल एक्टिविटी,
ठीक है, किसी भी चीज की एबनॉर्मल एक्टिविटी। अब यहाँ तो हम ब्रेन की बात करें ना, तो हम ब्रेन कंसिडर करेंगे, लेकिन हार्ट में भी जैसे आपने कहा कि एरिथमिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो एरिथमिया भी इरेगुलर हो कहते हैं, लेकिन डिस एरिथमिया में वो बिल्कुल ज्यादा एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है, एबनॉर्मल एक्टिविटी जब हो जाए किसी भी ऑर्गन की उसको। लेकिन यहाँ पर हम अगर कन्वर्जन की बात करें तो हम ब्रेन को डिस्कस करें, तो ब्रेन की जो एबनॉर्मल एक्टिविटी अगर हो जाए उसको डिस एरिथमिया कहेंगे, ठीक है। हाइपरटेंशन हो सकता है एक कॉज, इक्लेम्शिया हो सकता है। इक्लेम्शिया क्या है, जब प्रेगनेंसी में जब किसी लेडी को बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन और उस हाइपरटेंशन की वजह से उसको बहुत ज्यादा कन्वर्जन स्टार्ट हो जाए, उसको उस कंडीशन को हम इक्लेम्शिया कहते हैं, ठीक है। असल में इक्लेम्शिया जो है वो प्रेगनेंसी का जो हाइपरटेंशन है उसको कहते हैं, लेकिन उसमें जब बहुत ज्यादा फिट्स आ जाए, बहुत ज्यादा कन्वर्जन स्टार्ट हो जाए तो उसको हम इक्लेम्शिया कहते हैं, और अगर ये ना हो तो उसको हम प्रीक्लेम्शिया कहते हैं। ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो जब प्रेगनेंसी में आपको फिट्स और वो कुछ किसी लेडी को स्टार्ट हो जाए ड्यू टू हाइपरटेंशन, तो उसको हम, वो भी एक कॉज हो सकती है इसकी कन्वर्जन की, ठीक है। और लास्ट वन जो है वो है इडियोपैथिक, कि अननोन हो, कोई भी वजह ना हो और बंदे को जो है वो कन्वर्जन स्टार्ट हो जाती है, तो इडियोपैथिक मीन अननोन कॉज, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। अच्छा, ट्रीटमेंट हम इसकी कैसे करेंगे? एक तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि एंटी के जितनी भी हम डिजीज जब पढ़ते हैं ना उसके लिए बहुत ज्यादा ड्रग्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो एपिलेप्सी है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है। ये तो कुछ ड्रग्स लिखे हुए हैं ना यहाँ पर, ठीक है, लेकिन एंटी एपिलेप्टिक पूरी क्लासिफिकेशन है, बहुत ज्यादा ड्रग्स है इसमें। सब तो आपको याद, क्योंकि हम फार्माकोलॉजी तो नहीं पढ़ रहे, ठीक है, तो सब तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये तो आपने बार बार हमने फार्माकोलॉजी में डिस्कस किया, ये आपको एटलीस्ट आने चाहिए, ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, इसमें एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देंगे जिसमें फेनेटोइन है, बार बार हम पहले भी इसका नाम पढ़ चुके हैं, वाल्पोरिक एसिड है, ठीक है। और ये जो ड्रग है ना, इसकी जगह आप बहुत ज्यादा कॉमन ड्रग लिख सकते हैं, इसको ना लिखें, वो है कार्बामेज़ेपिन। ये भी आपने सुना होगा, इस मतलब इसलिए बता रही हूँ कि आप ऑलरेडी जो चीजें याद की हुई, व्हाई नॉट के आप वो लिखें, ठीक है। कार्बामेज़ेपिन ये भी आपने कई जगह जो है वो, चूंकि ये नाम मुश्किल है इसलिए मैंने कहा कि वो नाम आप लिखें जो आपको ऑलरेडी आते हैं, ठीक है। ये आपने फार्माकोलॉजी में लिखा है कार्बामेज़ेपिन, फार्माकोलॉजी में आपने याद किया होगा, ठीक है। सो इसको छोड़कर आप ये ड्रग जो है ये याद रखें, तो ये, बल्कि आप और भी ड्रग ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फेनेटोइन ये तो बहुत वेल नोन है ना, इसमें और बहुत ज्यादा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आपके पास है जो हमने कहीं ना कहीं जिक्र किया होगा उसका, तो और नहीं याद कर सकते तो ये 3 आर मोर देन एनफ, ठीक है। अच्छा, एक तो ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होगा, ठीक है, ये इसका ब्रांड वगैरह बताया हुआ है, लेकिन आपको ब्रांड याद करने की जरूरत नहीं, आपको जेनेरिक याद करने की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप सेडेटिव ले सकते हैं। मैंने कल भी मेनिंजाइटिस में भी एक बात बताई थी कि आप मसल्स सेडेटिव में से तो आपको जो है मतलब वो करते हैं ना, आपके ब्रेन और सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स जो आपको ब्रेन को आप आराम देते हैं, नींद लेकर आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इसलिए नहीं दे रहे, यहाँ पर हम किसी वो भी देते हैं ऑब्वियसली ब्रेन को भी, क्योंकि देखिए अगर मसल्स भी तो मतलब यहाँ पर हम इसको एज ए मसल रिलैक्सेंट दे रहे हैं ना, लेकिन मसल्स भी तो ब्रेन के थ्रू ही रिलैक्स हो रहे हैं ना, तो अल्टीमेट तो वही चीज होगी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि सिवियर मसल कॉन्ट्रैक्शन है तो हम उसको रिलैक्स करने के लिए ये ड्रग्स देते हैं, ठीक है, सेडेटिव्स। लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम मैंने कल भी बताया था, पीडीएम के नाम से ये आते हैं, ठीक है, कल भी मैंने इसका जिक्र किया था, एज ए मसल रिलैक्सेंट आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक चीज जो आप टाइप्स में भी लिख सकते हैं वो है स्टेटस एपिलेप्टिकस, ये है इमरजेंसी कंडीशन। आपको याद है स्टेटस एस्थमेटिकस, मैंने एक चीज एस्थमा में करवाई थी, तो ये जो स्टेट इस तरह के वर्ड आ जाए ना, इससे डायरेक्ट आपको पता चलना चाहिए कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है। जैसे हाइपरटेंशन में हाइपरटेंसिव क्राइसिस था, एस्थमा में स्टेटस एस्थमेटिकस था, यहाँ पर है स्टेटस एपिलेप्टिकस, ठीक है। तो ये जैसे ये स्टेटस और ये इस तरह का नाम आ जाए आपको पता होना चाहिए कि ये इमरजेंसी है, ठीक है। तो ये लिखा है मेडिकल इमरजेंसी, तो मतलब जब एपिलेप्सी इमरजेंसी सिचुएशन में, वैसे एपिलेप्सी वैसे भी कन्वर्जेंस अगर हो जाए वो वैसे भी इमरजेंसी सिचुएशन ही होती है, बंदा जो है वो डर जाता है और वो मतलब वो मच जाती है ना कि इसको जल्दी से रिकवर करने के लिए मेडिकल अटेंशन हम देते हैं। लेकिन ये जरा ज्यादा सिवियर किस्म का जो है आपको एपिलेप्टिक अटैक होता है, ठीक है। सो दिस इज द इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन। प्रोलॉन्ग सीजर लास्टिंग longer than 5 minutes or repeated seizure over the course of 30 minutes,
कब हम इसको स्टेटस एपिलेप्टिकस कहेंगे, इमरजेंसी सिचुएशन कहेंगे, जब वो 5 मिनट से ज्यादा हो जाए, ठीक है, और बार बार आए ओवर द कोर्स ऑफ 30 मिनट्स के बार बार बात जो है वो बार बार आए और 5 मिनट से ज्यादा हो, तो इसका मतलब है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन, इसको फौरन जो है वो हॉस्पिटलाइज करना है। ठीक है, इस सिचुएशन में हम क्या देंगे, तो इसको एयरवे मैनेजमेंट करेंगे, मतलब उसके एयर ऑक्सीजन वगैरह। ठीक है, ये देखिए ऑक्सीजन थेरेपी, एयरवे मैनेजमेंट, मतलब अगर उसकी सांस लेने में कोई इशू हो रहा है उसको हम करेंगे, आईवी एक्सेस फ्लूइड्स वगैरह देंगे, ये देखें। ठीक है, सेडेटिव्स हम देंगे, मसल रिलैक्सेंट इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे। तो ये सारी जो है ये उसकी मेडिकल जो है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। सो दिस वाज अबाउट एपिलेप्सी। ठीक है, और होप्स आपको समझ आ गई होगी। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो यू पीपल कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।